आप सबका वापस से स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर हिस्ट्री अनर्थ के। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे शुरू हुआ था। पिछला लेक्चर डेफिनेटली हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था एंड हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में एंड बहुत डिटेल वे में एक ओवरलुक लिया था कि इसका ओरिजिन क्या था, इसका मतलब क्या था, कल्चर सिविलाइजेशन बीच में डिफरेंसेस क्या थे एंड कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड थ्योरीज एंड कॉम्प्रिहेंशंस जो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बियॉन्ड जो हमने अभी तक स्कूल में पढ़ा होता है। सो व्हाट एक्चुअली हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट वो हम इस पूरे सीरीज़ में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आज हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सो इट विल टेक सम टाइम, सो बेयर विथ मी। बस लगे रहिए, हम डेफिनेटली सक्सेस की तरफ ज़रूर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की जो हमें बात करनी है वो डेफिनेटली आता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के बाद अगर हम करें तो डेफिनेटली ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें बहुत पहले से पता चलता है। अब टाउन प्लानिंग होती क्या? टाउन प्लानिंग बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी लोकेशन पे रहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो या आप वेस्ट बंगाल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक टाउन होगा और टाउन की डेफिनेशंस बहुत अलग तरीके से होती है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली को एज ए लेता हूँ, तो उस केस में क्या है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक आपकी बिल्डिंग्स है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, वहाँ पे उनकी खुद की सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की बॉडीज़ है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट हाउस है, फिर हम कह सकते हैं कमर्शियल सेंटर्स है, नॉन कमर्शियल सेंटर्स है, रेजिडेंशियल सेंटर्स है, फिर हमारे पास इंटरकनेक्टेड रोड चैनल्स है, मेट्रो लाइन्स है। सो ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली मैं एक फीचर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम है, और दो कितना वो मेंटेनेबल है या नहीं वो तो डिबेटेबल, बट या वहाँ पे है। टाउन प्लानिंग क्या है? टाउन प्लानिंग बेसिकली हमेशा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किस चीज़ का। तो पहले ये समझना जरूरी कि टाउन को प्लान करना ज़रूरी है। टाउन प्लानिंग को प्लान करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि हमने बात करी थी अर्बनाइजेशन होता है, लोगों की मूवमेंट शुरू होती है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, यानी कि अर्बन एरिया में एक डेमोग्राफिक स्ट्रेस क्रिएट होगा। डेमोग्राफिक स्ट्रेस क्रिएट होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है उस पर बर्डन क्रिएट होगा। इस चीज़ को समझिए। तो उस केस में आपके पास हमेशा एक म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल बॉडी या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर मैटर को डील करने की होगी, जो ना सिर्फ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बल्कि महाजनपद पीरियड, मगधन एम्पायर, मौर्यन पीरियड, इवन अगर हम मेडिवल पीरियड में जाते हैं तो मुगल्स के अंदर, इवन दिल्ली सल्तनत के अंदर, मॉडर्न पीरियड में जाए तो ब्रिटिशर्स के अंदर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम बताते हैं कि इस तरीके से पूरा इवोल्यूशन होता है हमारी म्यूनिसिपल सिस्टम्स का। नाउ टाउन प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है? टाउन प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज किसी भी टाउन में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं हड़प्पन को ना कॉम्प्लेक्स में ना जाते हुए तो हड़प्पन को लेके चलते हैं स्पेसिफिक टू द पॉइंट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें पता है कि यूजुअली हमें क्या देखने मिलता है, प्राइमरी जो पूरा टाउन हुआ करता था हमारा, लाइक डिफरेंट कैपिटल्स के हैं जिसके बारे में पिछले से बात की थी, मैं स्पेसिफिक हड़प्पा के लेके चल रहा हूँ, पर्टिकुलर हड़प्पन साइड की। तो बता सिटाडेल हुआ करता था। अब सिटाडेल कहाँ हुआ करता था? बेसिकली वो अपर टाउन हुआ करता था, ठीक है। अब फिर अपर टाउन हुआ करता था, सेकेंड होता था लोअर टाउन, ठीक है। अब ये अपर टाउन और लोअर टाउन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ समझने की है कि अपर टाउन है ये लोअर टाउन है, ये एक्चुअली का डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? बिकॉज हमारे पास इवन स्क्रिप्चर्स है, हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस है, बट अभी तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास अपर टाउन है, लोअर टाउन है, ये आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे डिफाइन करने की कोशिश की है। सिटाडेल रिजेंबल्स विद द अपर टाउन, ठीक है। यूजुअली हमने जो 2800 साइट्स की बात की है, मेजॉरिटी में हमें ये दो मेजर डिविजन्स देखने को मिलते हैं।
बट धोलावीरा हमारे पास एक लौता अभी तक में वन ऑफ द रेयरेस्ट एविडेंसेस देखने मिले जहाँ पे हमारे पास 3 लेयर में डिविजन्स हैं, ना सिर्फ अपर टाउन बल्कि मिडिल टाउन भी है एंड लोअर टाउन भी है। और ये हमेशा से एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि वो किसी भी लेवल का हो। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात हमें इसके आगे जो देखनी है वो ये है कि जब भी आप शहर में बात करो तो शहर में कहीं ना कहीं आपको ये समझ हो रही है कि आप जब चल रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी रास्ते में चल रहे होंगे। रास्ते में चल रहे हैं बिकॉज आपको एक इंटरकनेक्टेडनेस बनाना ज़रूरी है, इंटरकनेक्टिविटी बनाना ज़रूरी है। अब उसका कारण क्यों है? जब भी आप कम्युनिकेशन की बात करते हो ना, जब भी आप ट्रेड की बात करते हो तो ट्रेड किसी भी इकोनॉमी का एक फंडामेंटल बेस बनाता है, जीडीपी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट बेस बनाता है। ना सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो लोगों के कनेक्शन के, लोगों के मिलने जुलने के लिए भी हमें एक बेटर कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा उतना कम टाइम लगेगा और उतना ज़्यादा आप आउटपुट डिराइव कर सकते हो, अपनी यूटिलिटी को डिराइव कर सकते हो। यूटिलिटी क्या होता है? द वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। उससे हम यूटिलिटी इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे स्ट्रीट्स हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के देखे मेजॉरिटी में वुड से, वहाँ पे क्या है 90 डिग्री इंटरसेक्शन, यानी कि पूरे टाउन में अगर हम देखें तो रोड्स जो है वो 90 डिग्री में आके इंटरसेक्ट करते हैं। इट्स लाइक दिस वे। अगर 2D में देखो तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री इंटरसेक्शन है। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ये जो पूरा आपका रोड बना हुआ था वो किससे बना हुआ था? वो रोड हमेशा आपका बना हुआ था मड ब्रिक से। ये जो मड ब्रिक्स होते थे ना, इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या? कि ये पहली बात जो है ये बर्नट हुआ करते थे। सेकेंडली इन सारे ब्रिक्स में एक कॉमन चीज़ क्या थी? इनका रेशियो। ये सारे 4:2:1 के हिसाब से जितने भी हमें ब्रिक्स एक्सकवेट किए हैं वो इसी रेशियो में। तब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इन जनरल भी इम्पॉर्टेंट होता है समझना कि किस लेवल का इनोवेशन या एक मेजरमेंट एक्यूरेसी लोगों के पास थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 2500 ईयर्स बैक फ्रॉम नाउ। तो ये तो समझना जरूरी है। स्ट्रेट्स हमें पता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, एक ग्रिड पैटर्न बना रहे थे। ये जो पैटर्न है ना, इसे आप ध्यान से देखो तो एक ग्रिड पैटर्न दिखाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। कई सारे टाउन्स में, कई सारे लोकेशंस पे ये जो हमारे रोड्स हैं उनको फोर्टिफाई किया गया था, फोर्टिफिकेशन किया गया था। और जो फोर्टिफिकेशन है अगेन उसमें कई सारे बड़े बड़े ब्रिक वॉल्स बनाए गए थे। और कई सारे बिग वॉल्स में हमें जो है सिल्टेशन के एविडेंसेस देखने मिलते हैं, सिल्ट्स के एविडेंसेस देखने मिलते हैं। क्वेश्चन आता है कि सिल्ट क्या होता है? अगर आप थोड़ी जियोग्राफिकल, मैं बेसिक जियोग्राफी में जाऊँ तो बेसिकली सिल्ट आपको यूजुअली तब ज़्यादा डिपोजिशन होते देखने मिलता है जब आपके पास फ्लडिंग आती है। सिल्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ सॉइल, ठीक है, उसमें क्या होता है सिल्ट की कंपाउंड ज़्यादा होती है। अब ये क्या है, मैं डेफिनेटली किसी दिन ज्योग्राफी की क्लास अगर मैं शुरू करता हूँ तो मैं डेफिनेटली आपको उसमें ज़्यादा बेटर बताने की कोशिश करूँगा कि सैंड क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, क्ले क्या होता है, उनके इसमें क्या डिफरेंस है, क्रम्बल्स क्या होते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, किस तरीके से जिसका कंपोजिशन बढ़ता है तो वो किस तरीके से सैंड सॉइल की क्वालिटी को या उसका नेचर को, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को वेरी कर जाता है। तो सिल्क इन जनरल मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है, एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रिजेम्बलेंस है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लडिंग हुई होगी। और इसके एग्जाम्पल्स हमें मोहनजोदारो में तो कई बार देखने मिला है। ये माना जाता है कि 7 बार या उससे इवन ज़्यादा भी हो सकता है फ्लडिंग आई थी, उसने पूरे शहर को तबाह किया था। और कैसे देखें? बिकॉज वहाँ पे फोर्टिफाइड वॉल्स थे, वहाँ पे हमें सिल्ट्स के एविडेंसेस देखने को मिले। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है घर। अब लोग घर में तो रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो घर आज के टाइम पे जो हमें घर देखने मिलते वैसे थे? क्या वो बहुत बड़े थे? क्या वो छोटे थे? क्या वो ज़मीन के अंदर रहते थे जो हमें मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड के टाइम पे बुज़राहम गुफरकर में आसपास में देखने मिला है? क्या वो मतलब ऊपर में रहा करते थे या बीच के लेयर में कहीं रहा करते थे? क्या वो पेड़ों के ऊपर रहा करते? मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे जनरल आइडिया ये है कि देखो घर हुआ करते थे। घर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेंट नहीं हुआ करते थे, सिंपल हुआ करते थे, बट कई सारे
अगर उसमें देखो तो साइज़ वेरी कर सकता है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म नहीं होते थे। कुछ घर आपको बड़े भी देखने मिलेंगे, कुछ बहुत बड़े भी देखने मिलेंगे टू अ लार्जर एक्सटेंट। अगर हम हड़प्पा का एग्जांपल लेके चले तो वहाँ पे हमें 22 रूम का एक कमरा घर देखने को मिला है, 22 कमरों का घर देखने को मिला है। तो ये बताता है कि शायद वहाँ पे फैमिलीज़ भी बड़ी हुआ करती थी। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है जो घर को देख के बताया गया है। और यही 22 जो कमरों का हमें घर दिखा गया है, वहीं पे आसपास में हड़प्पा में हमें देखने को मिला है कि 22 टॉयलेट्स भी फेसिंग ईच अदर हमें देखने मिला। तो यानी कि शायद वहाँ पे दो इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे हिस्टोरियंस करते, दो तीन चीज़ों को यहाँ पे देख के। पहला, क्योंकि इतने सारे कमरे थे, यानी कि प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता था, एक इम्पॉर्टेंट फीचर और फैक्टर हुआ करता था। सेकेंडली, 22 अलग अलग टॉयलेट्स थे, यानी कि आपको ये देखना मिलता है शायद वहाँ पे हाइजीन का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। और यही हाइजीन का जो फैक्टर है, जब हम टॉयलेट्स को देखते हैं तो हमें क्लोजेट्स के भी देखने मिलते हैं, ठीक है, हमें शावर्स के एविडेंसेस देखने मिलते हैं। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा शावर को कनेक्ट करूँ, शावर से ऑब्वियसली आप बाथरूम में जिससे शावर करते हो, नहाते हो, तो शावर का जो कॉन्सेप्ट था वो मॉडर्न तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं था, बट हमें क्या देखने मिलता है वो मॉडर्न से कम भी नहीं था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा इनोवेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया था कि एक इंसान जो ऊपर से पानी डाल रहा है वो नीचे नहीं देख सकता कौन खड़ा है, और नीचे में जो इंसान है वो ऊपर नहीं देख सकता कौन है, बट पानी आराम से फ्लो कर सकता है। तो वो बहुत ही इनोवेटिव था। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है कि चाहे वो आपका क्लोजेट हो, टॉयलेट है या बाथरूम है, उन सब जगह से आपको एक बहुत वेल सिस्टमाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड होते हुए देखने मिलेगा ऑलमोस्ट हर एक हरप्पन टाउन में, हरप्पन कैपिटल में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जब मैं इन पूरे ड्रेनेज सिस्टम की बात करता हूँ तो उससे थोड़ा इमेजिन करिए कि आपका ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है, बट वो आज की तरह नहीं कि वो खोला हुआ है कि आपके वहाँ पे ओपन में है, वहाँ से आपके सारे सीवर वेस्ट आपके जा रहे हैं, एंड वो कभी कभी स्ट्रीट्स में भी आ जा रहे हैं, कोई क्लीन अप करने वाला नहीं, हाइजीन नहीं है, मॉस्किटोस उसके ऊपर फ्लाई करे, ऐसा चीज़ नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने हाइजीन को, सेफ्टी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, टू सच एन एक्सटेंट कि इवन इफ व्हेन यू लुक एट द एंटायर सीवर सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम, वो इतने वेल स्ट्रक्चर्ड वे में क्लोज्ड हुआ करता था, प्लस उसे इस तरीके से कवर किया जाता था कि जब भी रिक्वायरमेंट हो तो उससे खोला भी आसानी से जा सके, उसको साफ भी आसानी से किया जा सके, वापस उसको ढक भी दिया सके। तो ये चीज़ होता है। जैसे आज भी हमें देखते हैं तो कई सारे न्यूज़ में हमें ये बात बहुत बार देखने मिलता है कि ओपन पिट्स रह गए या फिर ओपन ऐसे स्पेसेस रह गए जहाँ पे लोग अंदर चले जा रहे हैं, लाइक बच्चे अंदर चल जा रहे हैं, उससे उनको डैमेज हो रहा है, टू अ लार्ज एक्सटेंट में डेथ्स भी हो जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। बट ये चीज़ हमें देखने मिली कि हड़प्पन्स में नहीं था। हड़प्पन्स में हमें देखने मिला है कि टू अ लार्जर एक्सटेंट वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते थे कि ऐसा कोई डैमेज या ऐसा कोई लॉस ना हो। और दैट इज़ समथिंग शोज़ कि कितना इनोवेटिव एंड कितने इफिशिएंट थे। नाउ सबसे बात क्या है कि मैंने बताया कि पेंटेड नहीं वो करते थे, बंट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, भट्टी में आपको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, और मल्टीपल रूम्स हुआ करते थे। आपको घरों के ऊपर टेरेस भी देखने मिलेगा, छत भी देखने मिलेंगे, जो आज भी देखने मिलते हैं। अब छत में चढ़ेंगे कैसे? तो उसके लिए स्टेयर्स हुआ करते थे, जो कि यूजुअली आपके घर के पीछे के रास्ते से होकर स्टेयर्स बनाते हुए हमें कई बार देखने मिले। पिट्स के भी एविडेंसेस देखने मिले। पिट्स के एविडेंसेस एक्चुअली कई सारे उसके कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस हमें जो पिट्स देखने मिले, शायद हो सकता है कि उसको थ्रेशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। कई सारे जो पिट्स हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास क्रॉप्स है, इसे समझिए, आपके पास क्रॉप्स है, आप क्रॉप को सीधा नहीं कंज्यूम कर सकते हो, आपको उसको थ्रेश करना होगा, उसमें से वो ग्रेन्स को निकालना होगा। तो उसको करने के लिए भी थ्रेशिंग पिट्स हमें कई बार देखने मिले हैं, कई सारे बाकी चीज़ों के लिए भी पिट्स के एविडेंसेस है, हमें वो भी देखने को मिले। कुएँ हमें देखने मिले, डेफिनेटली पानी को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। डोर्स के एविडेंसेस एक्चुअली में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है, ये माना जाता है कि हो सकता है उस टाइम पे जो आपके दरवाजे बना करते थे वो वुड के हुआ करते थे, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपके कई सारे एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं, एक्सोजेनिक फैक्टर्स, विंड हो गया, इवन से वैसे केमिकल फैक्टर्स हो गए, सोलर रेडिएशंस हो गए, थर्मल डिफ्रेंशिएशंस हो गए, थर्मल वेरिएशंस हो गए, उसकी वजह से, एंड डिप्रिसिएशन तो एक बड़ा फैक्टर है ही। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन टर्माइट्स का फैक्टर हो सकता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। बट यस, इट इज़ बिलीव वहाँ पे आपके वुड के हुआ करते थे, ना सिर्फ डोर्स बल्कि विंडोज़ भी हुआ करते थे। डोर्स में एक बहुत यूनिक फीचर है, इसको याद ज़रूर रखिएगा, बहुत बड़ा सर्टेन रीजनिंग में आ रहता है कि आपके जो डोर्स हुआ करते थे ना,
वो दो हुआ करते थे घर में, और जो दोनों डोर हुआ करते थे वो एक दूसरे को फेस करा करते थे। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आप एक डोर से देख रहे हो तो आप पीछे वाले डोर को भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हो। और दैट इज़ वॉट मेक्स द बेसिक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने सारे फीचर्स कवर किए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं घर को लेके वहाँ पे, वो मैंने कवर जरूर किया आपको इन जनरल। अब बाथरूम्स की बात करें, जैसे बाथरूम का मैंने बताया था कि शावर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट था, क्लोजेट क्यों था। फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था इनको बनाने के लिए। ये कई बड़े हुआ करते थे। इवन वुडन गेट्स के भी रेफरेंसेस हमें एक्चुअली देखने को मिलते हैं। इंटरप्रटेशंस के हिसाब से भी कई सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं जो ये शो करते हैं हाँ इनके बने होते थे। डिटैच हुआ करते थे, यानी कि एक साथ जुड़े हुए नहीं होते थे, अलग अलग हुआ करते थे। एंड बैकयार्ड में हुआ करते थे, यानी कि घर के बैकयार्ड में जो है वहाँ पे आपको ऐसे बाथरूम्स देखने को मिलेंगे। इसका अगेन कारण ये होता है प्राइवेसी फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर है, जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब थोड़ा सा और डिटेल में हम जाने की कोशिश करते हैं। ये हमने बात कर ली इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हिस्ट्री को हम दो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एक माइक्रो पर्सपेक्टिव, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव। अभी हमने माइक्रो पर्सपेक्टिव देख लिया एक इंडिविजुअल के घर के पर्सपेक्टिव से। अब थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव हम जाते हैं तो हमारे पास आता है सिटाडल। सिटाडल मैंने पहले बताया था वो अपर टाउन को रिसेंबल करता है। 6 कैपिटल्स कौन कौन से थे, इंक्लूडिंग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के बारे में, लोथल एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखी है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बेसिकली देखो इसी को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो कि आपका जो पूरा टाउन है वो दो पार्ट में बट रहा है, अपर टाउन और लोअर टाउन, एक्सक्लूडिंग धोलावीरा यहाँ पे। तो उस केस में क्या हो रहा है कि डेफिनेटली कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो इम्पोर्टेंट या एक कैसे अट्रैक्टिव फीचर बना या एक अट्रैक्शन बना, जिसने हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिसर्च मोर ऑन दिस कि एग्जैक्टली ये डिवीजन क्यों। क्या ये नेचुरल था, शायद उनको ऐसा लोकेशन मिल गया हो हर जगह पे, हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट हमें इतना ज़रूर पता है कि एग्जाम्पल मोहनजोदारो को लेके चलते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रेट बाथ देखने मिला। ग्रेट बाथ एक काइंड ऑफ स्विमिंग पूल की तरफ देख सकते हो, जिसके बारे में ये रहा एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो ग्रेट बाथ जो है ये हमें मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। कई सारे डिबेट्स है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ करता होगा। कई बोलते हैं शायद ये पॉलिटिकल या जो एलिट्स थे उनके लिए हुआ करता था, कोई बोलते हैं कि रिलीजियस पर्पस में भी कोई किसी तरह का, जैसे आज भी कई सारे जो हम लाइक हिंदूज़ होते हैं तो हिंदूज़ में क्या होता है कि वो और से रिलीजियस बात लेते हैं, लाइक गंगा की डुबकी लेना फॉर एग्जांपल, या कई किस तरह के एग्जाम्पल छठ पूजा में जिस तरीके से होती है। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, शायद उस तरीके का भी वैसा कुछ होता होगा। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, जब हिस्टोग्राफी की बात करते हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है खासकर हिस्ट्री ऑप्शनल में या फिर फर्दर जो स्टडीज़ होते हैं उसमें, उसमें ये माना जाता है कि जब भी आप पास्ट को देखते हो तो उसको प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो। उसका कारण बिकॉज आप पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करते थे, एंड पास्ट में जो भी चीज़ें होती है उसका इन्फ्लुएंस आपको प्रेजेंट पे देखने मिलता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। भगवान शिव, गॉड शिव, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड पशुपति, जिनकी पूजा आज भी 2023 में भी होती है। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड पशुपति के एविडेंसेस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखने मिलते हैं। लॉर्ड इंद्र, जिनके एविडेंसेस हमें अर्ली वैदिक पीरियड्स देखने मिलते हैं। लॉर्ड अग्नि, जिनके एविडेंसेस देखने मिलते हैं, उनकी पूजा 2023 में भी होती है। इफ नॉट दैट इन दैट कंटेक्स्ट, दैट फॉर्म, बट टू अ लार्जर एक्सटेंट आज भी होती है। ऋग्वेद पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर में इम्पोर्टेंट रहेगा। इम्पॉर्टेंट ये है समझना यहाँ पे कि पास्ट हमेशा फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है, अगर अपने प्योर फॉर्म पे नहीं करता तो बट टू ए लार्जर एक्सटेंट करता है। इसी से कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस हमेशा मानते हैं कि जब भी हम पास्ट को देखते हैं, मजबूरी ही सही, बट ये एक बहुत ही कॉन्क्रीट या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वैलिडेटेड फैक्ट होता है कि ज़्यादातर हम देखें तो हम उसे कहीं ना कहीं अगर 100% नहीं बट वो 50% के अबव भी चाहते हैं तो हमें ये समझ में आ सकता है कि हाँ ऐसा कुछ एग्जैक्टली हुआ करता होगा। तो ये चीज़ हम देखते हैं तो समझ में आता है। अब सबसे बड़ा हमें स्टार्टल जो है वो ऑब्वियसली मोहनजोदारो में देखने मिला है, एंड ये भी यहाँ पे डिबेट लेकर आता है कि क्या शायद मोहनजोदारो जो था
वो एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल ही नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट पावर सेंटर भी हुआ करता था। अब ग्रेट बाथ को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ग्रेट बाथ हमें रेक्टेंगुलर शेप में देखने मिलता है। इसकी डेप्थ 2.4 मीटर थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड्स हैं। बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ था। मोहनजोदारो में प्रेजेंट था। 6 बाथरूम थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड से प्रेजेंट थे। पॉसिबल हो सकता है कि चेंजिंग रूम के लिए, जैसे कि आज भी स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपके पास चेंजिंग रूम्स होते हैं, शायद ऐसा कुछ हो। ड्रेन कॉटन हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ये जो रीजन है यहाँ पे आपका कॉटन ड्रेनेज के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका पानी है उससे जब काम ना हो तो उसे निकालने के लिए आपको यहाँ से इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे कॉटन के, बिकॉज कॉटन का प्लग बना दिया था सो कि पानी आपका ड्रेन आउट ना होते रहे जब उसकी इस्तेमाल हो रही होती है। ये आपको सिटाडल यानी कि अपर टाउन में देखने मिलता है। और माना जाता है कि वर्ल्ड का, शायद कह सकते हैं, सबसे पहला वाटर प्रूफिंग हमें यहाँ पे देखने मिलता है। बिटुमेन का प्लास्टर किया गया था पूरी जगह पे, जिसे बताते हैं कि पहला वर्ल्ड का वाटर प्रूफिंग का एविडेंस हमें यहाँ से देखने को मिलता है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। धोलावीरा में हमें एविडेंसेस देखने मिले, पर धोलावीरा में एग्जैक्टली ग्रेट बात का नहीं, वहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर के एविडेंसेस देखने मिलते हैं। अब वाटर रिजर्वॉयर, सबसे बड़ी बात धोलावीरा को लेके कि रिसेंटली यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। और धोलावीरा की एक और चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे बीड्स जो होती है, बीड्स मेकिंग इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। अब बीड्स मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक आइडिया दूँ। ऑर्नामेंटेशन के तौर पे, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि हड़प्पन जो लोग थे उनको तैयार होना बहुत पसंद था, डेकोरेट करना अपने को बहुत पसंद था। और ये एविडेंट होता है जितने तरीके में कॉस्मेटिक एलिमेंट्स हमें मिले, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली बात करेंगे। तो उसमें से बीड्स भी आता था। बीड्स के कई इस्तेमाल थे, प्रोबेबली शायद हो सकता है ट्रांजेक्शन या बार्टर सिस्टम के इस्तेमाल किया जाता होगा, बट उसको एक ऑर्नामेंटेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बीड मेकिंग इंडस्ट्री आपको धोलावीरा और लोथल के पास देखने मिलती, दोनों गुजरात में। ग्रेनरी की बात करें तो ग्रेनरी के बारे में मैंने पीछे क्लासेस में भी बात करी है। एक बेसिक आइडिया दूँ तो ग्रेनरी बेसिकली अगर जब भी आपके सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो सरप्लस प्रोडक्शन को बेसिकली या तो आप ट्रेड करोगे या तो आप उसे स्टोर करोगे। तो स्टोर करने के लिए आपको ऐसा लोकेशन चाहिए डेफिनेटली जहाँ पे भी इसको इफेक्टिवली स्टोर कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो और ख़राब भी ना हो। इफ़ नॉट कह सकते कि आज की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की तरह तो नहीं, बट हाँ जितने ज़्यादा पॉसिबल उसको स्टोर करके रखने के लिए तो ग्रेनरीज का सिस्टम बनता था, लेकिन बर्न ब्रिक्स होता था। इससे फैसिलिटी वेंटिलेशन का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है फीचर। और माना था कंपार्टमेंटलाइजेशन था। कंपार्टमेंटलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि ऐसा रहता है कि ये माना जाता है कि शायद जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, सेगमेंट्स में बांटा जाता था, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन भी थी। थ्रेशिंग एरियाज भी हमें पीछे देखने मिले, तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ग्रेनरीज को लेकर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि आपको इसके आगे जो देखना है वो है ग्रेट ग्रेनरी में। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और बनती है कि सबसे बड़ी ग्रेनरी जो है वो हमें मोहनजोदारो में देखने मिली है। ये आपको अपर टाउन में देखने मिली है। ये भी पेंटेड नहीं हुआ करती थी। 6 ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में देखने को मिली है। और हड़प्पा में हमें राइस के हस्क के एविडेंसेस देखने मिले। रांगपुर में हमें राइस हस्क के एविडेंसेस देखने मिले। बानवली में बारले के, और कालीबंगाल में मेज़ के, मक्के के। तो ऐसे कई सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिले। तो ये ग्रेनरी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कई सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, शायद हो सकता है वन ऑफ द मतलब एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन आता है शायद पीडीएस जैसा कोई कॉन्सेप्ट आपको एग्जिस्ट करता होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, स्टेट इसको बहुत प्रमोट करता हो कि हाँ लाओ हमें स्टोर करके दो, जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि राशनिंग के लिए इस्तेमाल होता हो, कि शायद वहाँ भी सोशल इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी, शायद जिनके पास नहीं हो तो उनको राशन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आज भी राशनिंग सिस्टम पीडीएस के सिस्टम की तरह एक्सेप्ट हमारी चलती है, उसकी तरह होता हो। या फिर आपका मिनिमम जो परचेजिंग प्राइस होता है, ठीक है, मिनिमम जो हमारा होता है एमएसपी वाला सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये भी हमें देखने मिल सकता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये बेसिक क्या है कि इंटरप्रिटेशन है, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव को पास्ट पर्सपेक्टिव से जोड़कर। होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, बट इससे एक चीज़ तो क्लियर है, सरप्लस प्रोडक्शन तब होगा जब आपकी बेसिक नीड्स में होगी, मीट होगी। ये सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक थी, ठीक है। अब सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी याद इसलिए रखना है क्योंकि ये चीज़ मैं कनेक्ट करूँगा आई वुड से लेट मेडिवल और अर्ली मॉडर्न में, खासकर 1764 के बाद से जब बैटल ऑफ बक्सर होता है। इससे हमें ये पता चलता है किस तरीके से हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने आके, ईस्ट इंडियन कंपनी ने आके एंड यूरोपियन पावर्स ने आके, कैपिटलिस्ट आके हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को एक
डिपेंडेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इम्पॉइंट क्या है, असेंबली हॉल। असेंबली हॉल्स के भी एविडेंसेस हमें देखने मिले, ये एक्चुअली लोअर टाउन से देखने मिला है। असेंबली हॉल का एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन माना जाता है कि शायद हो सकता है कि लोग यहाँ रेगुलर बेसिस पे मिला करते होंगे, यहाँ पे बैठा करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेंटर में हमें एक रेक्टेंगुलर वे में हमें बेंचेस के तौर पे भी हमें प्लेटफॉर्म्स देखने मिले, जहाँ प्रोबेबली हो सकता है कि लोग यहाँ पे आते थे, मिलते थे, डिस्कशन करते थे, बातें करते थे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे प्रोबेबली सोशल गैदरिंग के लिए हुआ करती हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी इंपॉर्टेंट है समझना। उससे पहले समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड इसका इंट्रोडक्शन समझने में अपने आप में बहुत लंबा समय आएगा, इसलिए मैं इसे बहुत बेसिक बताऊँ। तो पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी बेसिक होता है एक शासन करने का तरीका। शासन करने वाले तरीके में शासन करने वाले लोग भी आते हैं और उनके शासन करने के कई सारे टूल्स और टेक्निक्स भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको लेके चलूँ इसको बेटर समझाने के लिए, टू मेक इट मोर इंटेलिजिबल फॉर यू, हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारा पार्लियामेंट, मैं नेशनल यूनियन लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट लेवल की स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट में हमारे कौन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि हर 5 साल के हिसाब से आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स या लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहा हूँ जो कि इलेक्ट होके आते हैं बाय द जनता जनार्दन, द ऑब्वियसली द वोटर्स, जो कि 18 साल के ऊपर है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड है। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट में। यूपीएससी यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो कंडक्ट कराती है, तो यूपीएससी सीएससी हो गया, यूपीएससी ईपीएफओ हो गया, कई सारे एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, एनडीए के होते हैं, तो कई सारे अपने अपने ऑफिशियल्स होते हैं। अब ये ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल भी होते हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसकी चिंता मत करिए। ये बेसिकली होते हैं, कुछ बॉडीज़ ऐसे होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, कुछ ऐसे बॉडीज़ होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए, बट लॉ के बाद लॉ के अकॉर्डिंगली उसको बना दिया। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग ना ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई भी मेंशन नहीं है, ना ही वो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसका लॉ ला के भी नहीं बनाया गया, उसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टी जो पावर में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही एक बना लिया, उन्होंने एक रिजोल्यूशन और उससे प्रेसिडेंट पे साइन करवा लिया, अटेस्ट करवा लिया, एंड उससे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो गया, एंड वो आपका बेसिकली बन जाता है आपका बॉडी। तो वो बेसिकली मैं एक रफ आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये क्या है, ये पॉलिटी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, बाकी जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, इनका काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉस को फ्रेम करना, जो हमारे पास स्केलेटन होता है उसको ब्लड, फ्लैश, वेन्स प्रोवाइड करना, जस्टिस को इंश्योर करना एट ऑल द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें पॉलिटी का पार्ट होती है। हमारे पास पार्लियामेंट है। अब मैं पार्लियामेंट का यहाँ जिक्र क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई पैलेस नहीं हुआ करते थे। आई एम नॉट टॉकिंग कि पार्लियामेंट पैलेस है, बट यहाँ पे पैलेस नहीं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई पार्लियामेंट लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो यानी कि एक प्रिमिटिव स्टेट पे था हमारा, डेवलपमेंट हो रहा था, तो कुछ और होगा। 6 स्टार्टर्स देखने मिले, अपर टाउन देखने मिले, वैली मान सकता है कि शायद 6 पावर सेंटर्स हुआ करते होंगे। 2 डिबेट्स आते हैं इस चीज़ को लेके। 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल बोलता है कि शायद मोनार्की का रूल था, एक कहता है नहीं शायद ओलिगार्की का रूल था। अब क्वेश्चन आता है कि मोनार्की और ओलिगार्की डिफरेंस क्या होता है। आई बिलीव आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं थोड़ा एक बेसिक आपको बता देता हूँ। मोनार्की इन सिंपल लैंग्वेज बेसिकली जब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास सारा पावर होता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अपने फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ का सीईओ हूँ, या फिर सीईओ छोड़ो, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ, या फिर मैं वहाँ का ह्यूमन एचआर हूँ। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे वहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर, उन्होंने मुझे सारे पावर्स जो है मेरे पास छोड़ रखे हैं, ऑफिशियली मेरे पास है, या फिर मैनेजर अभी प्रेजेंट नहीं है, सारे पावर्स मेरे पास है। तो मैं चाहूँ तो कंपनी को बेच भी सकता हूँ, इतने मेरे पास पावर है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये जो सारे डिसीजंस अब मैं जो ऑफिस के लूँगा वो मेरे पेन के ऊपर है। मैं अपने पेन से सिग्नेचर करूँगा
तो मेरी ऑफिस में एक पत्ता भी हिलेगा, वरना या एक पेन भी आपका एक लोकेशन से लोकेशन जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। इतना एक्सट्रीम पावर जब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास आ जाता है, इस केस में एज अ एचआर के पास है या एक मैनेजर के पास है, तो ऐसे रियलिटी में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो उस केस में क्या होता है, वो मोनार्की आते हैं। एग्जांपल के तौर पे आज के दिन में सऊदी अरेबिया एक अच्छा एग्जांपल है इसका। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की इज अ काइंड ऑफ अ कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन एक थोड़ा इकोनॉमिक टर्म्स में, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सॉरी, एक इंडिविजुअल के पास नहीं है, बट कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स लाइक 3 4 5 हो सकते हैं, उनके पास पावर बटा हुआ है। इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर के पास नहीं, बट एक ये भी होता है कि मल्टीपल पावर सेंटर्स में बढ़ जाते हैं। जैसे महाजनपद पीरियड में जाते हैं तो हमें देखने मिलता है वज्जी महाजनपद जो है, वहाँ पे हमें देखने से लिच्छवीस है, नत्रिकाज है, पिपली हवानास है, तो कई सारे में देखने मिलते हैं जो एक पार्ट फॉर्म करते हैं, इवेंचुअली वज्जी महाजनपद को फॉर्म करते हैं, तो वो ओलिगार्क्स आते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको डाउट होता है तो डेफिनेटली मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कई सारे डिबेट्स हैं पॉलिटी को लेकर, जैसे मैं बताया था कि इतना आसान नहीं है समझाना। हाँ, उससे पहले समझना जरूरी कि ये डिबेट, स्कूल ऑफ थॉट का डिबेट आया क्यों था, कि मोनार्की ओलिगार्की। ओलिगार्की को लेकर चलते पहले, तो ओलिगार्की का डिबेट इसलिए आता है बिकॉज ओलिगार्क्स जो थे, 6 जो कैपिटल सेंटर्स हमें देखने को मिले। अभी 6 कैपिटल सेंटर्स के अकॉर्डिंगली ये माना जाता था कि शायद हो सकता है 6 कैपिटल सेंटर्स तो 6 लीडर्स होंगे या 6 रूलर्स होंगे जो कि इवेंचुअली पावर सेक्टर को होल्ड करते थे, शायद इस वजह से ओलिगार्की होंगे। बट मोनार्की का डिबेट क्यों है? मोनार्की का स्कूल ऑफ थॉट, जो ये स्कूल ऑफ थॉट ये मानते हैं जो मोनार्की हुआ करती, वो आया प्रीस्ट किंग के स्कल्प्टर को देख के। अभी प्रीस्ट किंग कौन है? जब आप मेरे थंबनेल को देखेंगे तो उसमें मैंने प्रीस्ट किंग की फ़ोटो को अपलोड किया है, तो जब उसे आप देखते हो ना, तो वो स्कल्पचर अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो एलिमेंट है, ये जो कल्चर एलिमेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। किस तरीके से हेयर ड्रेस पहन रखा है, किस तरीके से उसके गार्लैंड्स है, गार्लैंड को आप देखते हो तो उसमें फ्लावर्स की डेकोरेशन है, बियर्ड को देखो, फिशी आइज को, प्रोट्रूडिंग नोज को, एंड जब देखते हो समझ आता है कि थोड़ा एलिट रिप्रेजेंटेशन करता है। तो शायद ये माना जाता है कि हो सकता है वो मोनार्की होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। कुछ बोलते हैं शायद एक पंडित था, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वी डोंट नो। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स की बात कर लेते हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एवरी एग्जाम, बट डेफिनेटली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हो तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर मास्टर्स इन हिस्ट्री जाते हो तो इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या है, जैसे पहले स्कॉलर्स है पिगॉट एंड व्हीलर। तो पिगॉट एंड व्हीलर कहते हैं कि बात ऐसी है कि आपका सेंट्रलाइजेशन था, और ये सेंट्रलाइजेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। एंड और सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, और प्रॉबेबली माना था कि ऑटोक्रेटिक प्रीस्ट किंग है वो यहाँ पे रूल करते थे, खासकर 2 मेन कैपिटल जो कि मोहनजोदारो और हड़प्पा था। और यहाँ पे कई सारे फीचर्स थे जिसके बेसिस पे ये बात करते हैं। तो पहला आता है यूनिफॉर्मिटी, जो हमें मटेरियल ट्रेड्स में देखने मिलता है। कॉमन स्क्रिप्ट हमें देखने मिलता है। अब स्क्रिप्ट की बात करें तो इसके एविडेंसेस हमें धोलावीरा में देखने मिलते हैं। वर्ल्ड का सबसे पहला से साइन बोर्ड भी हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है, ये जो आया था, जो कि इसी सिविलाइजेशन को बिलोंग करता हुआ वहाँ पर स्क्रिप्ट था, और तो अगेन वो डिसाइफर्ड नहीं है। फिर स्टैंडर्डाइज वेट्स हमने बात की थी, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर बताता है कि लाइक किस तरीके से सेंट्रलाइज कंट्रोल था। जैसे ग्रेनरीज हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि हमें ग्रेड पाथ देखने मिलता है, तो कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन वाला डिबेट आता है, जिसे पाइगॉट एंड व्हीलर ने दिया था। फेयर सर्विस है, वॉल्टर ए फेयर सर्विस, जिन्होंने 1967 में डिबेट दिया था रिलीजियस रूलिंग का। ठीक है, अब उनका मानना ये था कि हो सकता है कि प्रीस्ट किंग नहीं थे, एब्सेंस था ऑफ एविडेंस ऑफ प्रीस्ट किंग। हमारे पास यहाँ पे एविडेंसेस नहीं है स्लेव्स के, या स्टैंडिंग आर्मी की, या कोर्ट ऑफिशियल्स की। यहाँ पे हमारे पास इनके एविडेंसेस बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम मोहनजोदारो जो था वो एक सेरेमोनियल सेंटर था, बट एक एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे यूजुअली जो एक काइंड ऑफ कंट्रोल है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का देखने मिलता है, बट वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक विलेज लेवल से ज़्यादा एक्सरसाइज होता था, ना कि आपके अर्बन लेवल से। लेटर फेयर सर्विस ने ही देखा कि शायद मेरा डिबेट थोड़ा गलत है, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, एंड उन्हें बोला कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि
पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं था कि आप पूरे विलेज लेवल से कर सकते हो, बिकॉज जब देखने की कोशिश करो तो खुद समझ में आएगा कि इतना पॉसिबल ही नहीं कि आप विलेज लेवल में जाके आप उससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बोला कि हाँ कुछ लेवल की सेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी एंड क्लास स्ट्रक्चर था, बट ही स्टिल मेंटेन कि फोर्स नहीं थी वहाँ पे, इम्पॉर्टेंट फोर्स की बेसिस पे काम नहीं होता था, एंड इंडिपेंडेंस रिलीजियस ट्रेडिशन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी हमारे सोशल बिहेवियर को वहाँ पर इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर है एस सी मलिक। एस सी मलिक का मानना देखिए 1968 में जो है ये आइडिया दिया था किनशिप का, कि किनशिप टाइप्स हुआ करते सोसाइटी थी और इसके बेसिस पे जो है पूरी तरह से सोसाइटी गवर्न करती थी, एंड कहीं ना कहीं ये भी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट है, उसके अगेंस्ट ये भी चल जाते हैं। श्रीन रत्नागर की बात करें तो श्रीन रत्नागर का मानना है कि क्रॉस कल्चरल सोसाइटी थी, तो ये भी एक अपने इंपॉर्टेंट डिबेट है। जिम शैफलर की बात करें तो जिम शैफलर जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर डिबेट करते हैं, एंड वो कहते हैं क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था, वेल डेवलप्ड नेटवर्क था, इसके वजह से सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी। और क्योंकि इनका मानना था कि बाकी फैक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पास कोई वैसा रॉयल टॉम्ब या पैलेस या टेम्पल नहीं देखने मिलता यूजुअली, जो अगेन एक कंपैरेटिव एनालिसिस है प्रेजेंट पर्सपेक्टिव को पास पर्सपेक्टिव ले जाके, तो ये भी यहाँ पे डिबेट देखने मिला है। और कैनॉइस की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है जो बताते हैं कि मल्टीपल पावर सेंटर्स थे, जैसे कि हमने बात करी थी, एक ये स्कूल ऑफ थॉट भी आता है। और यूनिकॉर्न सील हमें जो देखने मिला, यानी कि सील में यूनिकॉर्न की इमेजेस देखने मिले, जिसके बारे में डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँ। ये माना जाता है कि ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन था, काइंड ऑफ वीकनिंग ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड पैटर्न जो हमें देखने मिलता है, उसका कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर होते हुए देखने को मिलता है, फेडरेशन का एक कमज़ोर होते हुए देखने को मिलता है। दैट वाज अ साइन ऑफ यूनिकॉर्न सिंबल। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो इम्पोर्टेंट बनते हैं अर्बन सिलेक्शन को लेके। नाउ दिस इज़ नॉट द एंड, ठीक है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अभी हमारे रिलीजन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, उनके ट्रेड्स के बारे में, फिर उनकी राइटिंग्स के बारे में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टीनियस टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। सो इट विल टेक 2 to 3 मोर लेक्चर्स। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे सकूँ, सो एट कि इसके बियॉन्ड आपको ज़्यादा कुछ रेफर करने ना पड़े। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक के रेफरेंसेस के लिए आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप डेफिनेटली चाहे तो रीड कर सकते हैं टू मेक इट मोर इंटेलिजिबल फॉर यू। आई विल इंश्योर कि जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जितनी बाकी स्टैंडर्ड बुक्स है, उनके मैंने आपको जो है एक बहुत ही इनोवेटिव वे में मैंने कोशिश ज़रूर की है कि आपको एक प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। तो उस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें। मैंने कई सारे लेक्चर्स को, कई सारे स्टैंडर्ड बुक्स को इंक्लूड किया है, चाहे वो आपके भूपेंद्र सिंह मैम के बुक हो, या फिर इग्नू के मटेरियल नोट्स हो, या फिर एनसीईआरटी के नोट्स हो, या फिर केवीएस मधान सर के नोट्स हो, बुक के मैंने नोट्स बनाए। तो कई सारे ऐसे नोट्स हैं, इवन आर.एस. शर्मा सर के ओवैसी हो गए, आजिम मजुमदार सर के हो गए, तो कई सारे बुक्स हैं, उनके हमारे पास नोट्स हैं, उन सबको मैंने कंपाइल करके ये बनाने की कोशिश करी है। तो आपको उसके बाद भी मैंने 2-3 बुक्स के रेफरेंसेस आपको डेफिनेटली मैं दूंगा, जो मैं चाहूँगा कि आप डेफिनेटली रीड करो, सो दैट कि आपको इसी के बेसिस पे कंटिन्यू में आप रीड करते जाओगे, अपने नोट्स बना लोगे, या फिर इस लेक्चर को 2-3 बार और भी सुन लोगे, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद उसके बियॉन्ड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बियॉन्ड अगर आपको कोई इस तरह के क्वेश्चन होगी तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। एंड अगर आपको अगेन मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ शेयर करिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है वो उनके पास ये पहुंच सके। लाइक करें, कमेंट करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बाकी पढ़ते रहिए। जय हिंद।